ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सवर्ण महासंघ फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। कल की क्लासेस में हमने क्या सब देखा, हम शेयर मार्केट पढ़ रहे थे और शेयर मार्केट में ही हम देख रहे थे क्या कि शेयर मार्केट से संबंधित जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, जो अलग अलग घटनाएं जो पिछले 1 साल में 2 साल में जो चर्चा में रही हैं, हम उनके बारे में देखने का प्रयास कर रहे थे। इसी कंटेक्स्ट में पिछली क्लास में हमने कुछ शेयर मार्केट से संबंधित गतिविधियों के बारे में भी देखा। जैसे हमने पढ़ा क्या कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि भेदिया कारोबार क्या होता है। हमने देखा कि चक्रीय कारोबार क्या होता है, सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है। हमने इसी कंटेक्स्ट में देखा था फ्रंट रनिंग क्या होता है, और हम शॉर्ट सेलिंग भी हमने समझने की कोशिश की थी। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में हम कुछ और चीजें इसके संदर्भ में मतलब शेयर मार्केट से संबंधित समझने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो है उसको कहते हैं शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। इसको कहते हैं हॉस्टाइल बिडिंग। हॉस्टाइल बिडिंग, शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का क्या मतलब है। शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण का सामान्य सा मतलब ये होता है कि मान के चलिए यदि मेरी कोई कंपनी है, जैसे कि एबीसी मेरी कंपनी है, ठीक ना, अमर बिजनेस कंपनी एबीसी मेरी कंपनी है। मान के चलिए क्या हुआ, मैंने अपनी कंपनी का पहली बार आईपीओ लाया और मैंने क्या किया, अपनी इस कंपनी के 30% शेयर जो है वो आम पब्लिक को बेच दिए। अब मेरे पास जो है इस कंपनी के कितने शेयर बचे, मात्र 70%। कितने ही बचे ना, ठीक ना। इसके बाद क्या किया, दोबारा मान के चलिए मैंने फिर से एफपीओ लाया और इस बार एफपीओ में मैंने अपनी कंपनी के 20% शेयर और बेच दिए। यानी कि अब मेरे पास टोटल इस कंपनी में कितना बच गया है शेयर, मात्र 50% बच गया है ना। जहां तक बात समझ में आ रहा। मान के चलिए क्या हुआ, इसके बाद फिर से मैंने एक बार और राइट्स इशू लाया और इस बार क्या किया, मैंने अपनी कंपनी के 5% शेयर और बेच दिए। यानी कि अब मेरे पास इस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी बच गई, मात्र 45%। मात्र 45% बच गई ना। अब इस कंटेक्स्ट में यदि कोई दूसरा मेरा प्रतिद्वंदी कोई भी हो सकता है, मान के चलिए वो क्या करना चाह रहा है, वो ओपन मार्केट से शेयर खरीद के मेरे पास तो 45 ही है ना, तो वो खरीद के यदि मान के चलिए मेरे से ज्यादा शेयर कर लेता है, या अगर वो 51% शेयर इस कंपनी का खरीद लेता है, तो इनडायरेक्टली तो कंपनी अब उसकी हो गई ना। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा अब स्टेक होल्डर 51% से ज्यादा किसी के पास नहीं हो सकता है। 100 में से अगर 50 से ज्यादा अगर किसी ने कर लिया है तो अब यानी कि वो कंपनी उसकी हो गई है। इसी को कहा जाता है शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। अब जरा सोच के देखिए, वो कंपनी मेरी है ना, मैंने बनाया है, लेकिन उसने क्या किया, ओपन मार्केट से पैसा मतलब शेयर उठा के उसने क्या कर लिया, इस कंपनी को अपना बना लिया। यानी कि शत्रुतापूर्ण तरीके से क्या किया है, उसने मेरी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हॉस्टाइल बिडिंग। ठीक ना। ये कंपटीटर को बर्बाद करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए क्या है कि मैं, ठीक ना, अगर कहानी अगर जानी पहचानी लगे तो भी परेशान नहीं होइएगा। मान के चलिए क्या है कि मैं फेसबुक, ठीक ना, मैंने क्या देखा मार्केट में जो है ना, वो इंस्टाग्राम नाम से जो है वो एक कंपनी आई, खूब पॉपुलर हो रही है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा क्या कि इस कंपनी को मैं ही खरीद लूं ताकि मेरा कंपटीटर ना तैयार हो। बात समझ में आया। मुझे ये लग रहा है कि भविष्य में ये मुझे कंपटीशन दे सकता है, तो इसके लिए बढ़िया तरीका क्या है, मैं ही खरीद लेता हूं इस कंपनी को। तो एक तो तरीका होगा कि मैं उसके साथ जो है वो जाके नेगोशिएट करूंगा। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यदि इस कंपनी ने अपने 50% से ज्यादा शेयर आम पब्लिक के लिए खोल रखे हैं, तब तो मैं क्या कर सकता हूं, ओपन मार्केट से ही इस कंपनी के शेयर उठा सकता हूं। दिस इज व्हाट इज नोन एज हॉस्टाइल बिडिंग। अब क्या हो जाएगा, इस कंपनी पर मेरा अधिकार हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी को कहते हैं हॉस्टाइल बिडिंग। ये अवैध बिल्कुल नहीं है, ठीक ना, ये अवैध नहीं है। ये क्या है, ये अवैध नहीं है, ये क्या है, ये अनैतिक है। ये अनैतिक है लेकिन ये अवैध बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आया।
अनैतिक है लेकिन अवैध नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, यदि मार्केट में शेयर है तो शेयर खरीदने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता ना, शेयर तो मैं खरीद ही सकता हूं। लेकिन फिर बात वही होता ना कि छोटी कंपनी अपने 50% से ज्यादा शेयर को डाइल्यूट क्यों करेगी? नहीं करे डाइल्यूट, तब तो ये नहीं हो पाएगा ना। ठीक ना, ये तभी होगा जब शेयर मार्केट में उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर जो है वो ओपन मार्केट में हो, तभी जाके हो सकता है। अगर मान के चलिए मैंने 30% शेयर ही ओपन मार्केट में डाल रखे हैं, 70% मेरे पास ही है, तो कौन मेरी कंपनी खरीद सकता है? कोई नहीं खरीद सकता। बात समझ में आया? ठीक ना, तो हाँ तो 30% अगर वो पूरा खरीद पाना, लेकिन फिर वही बात है ना कि जनरली ये तरीका तो बहुत बाद का है। अगर खरीदना होता है तो वो लोग ऑफर करते हैं, बाकी तरीके से भी देखा ना, ट्विटर को खरीद लिया ना, ट्विटर कहाँ बेचना थोड़ी चाह रहा था, उसका जो सीईओ था कौन था, अग्रवाल करके कोई, पराग अग्रवाल, जो भारत का ही तो था, तो कहाँ खरीद, वो तो नहीं था इसके समर्थन में, लेकिन खरीदने वाले खरीद लेते हैं वो अलग तरीके से। खैर छोड़िए, वो बात नहीं है, आपको बस शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण समझना था। शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण समझ में आ गया कि जब किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर जो है वो ओपन मार्केट में हो और कोई उसको खरीद ले, ठीक ना, और उस कंपनी पर जो है वो अपना अधिकार कर ले, तो इसको कहा जाता है शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण। इसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसी को हॉस्टाइल बिडिंग। यहां तक क्लियर है? अगला टर्म जो इसी इसके संदर्भ में है, बड़ा प्रचलित रहा है पिछले 1-2 सालों में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आईपीओ फाइनेंसिंग, आईपीओ वित्तीयन, आईपीओ वित्तीयन, इसको कहा जाता है आईपीओ वित्तीयन। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आईपीओ वित्तीयन का क्या मतलब है। आईपीओ वित्तीयन का सिंपल सा मतलब है कि एक आईपीओ में पैसा लगाने के लिए यदि बैंक से कर्ज लिया जाता है तो इसको कहा जाता है आईपीओ वित्तीयन। आईपीओ में पैसा लगाने के लिए हेतु बैंक से कर्ज, इसको क्या कहते हैं? आईपीओ वित्तीय। ठीक ना, आईपीओ के लिए फाइनेंस करना। इस तरह के कर्ज जो है वो उच्च नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल जनरली लेते हैं, एचएनआईज लेते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआईज लेते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। कोई है क्या स्टूडेंट आया है क्या? वो वाला कल वाला हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये जो एचएनआईज होते हैं, आपको पता है क्या कि ये बड़ी मतलब ये जो है वो भारी क्वांटिटी में किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं। क्या आईपीओ में भी जो ये पैसा लगाते हैं तो ये बहुत बल्क में पैसा लगाते हैं, ठीक ना, इसीलिए तो इनको एचएनआईज कहा जाता है, इसीलिए तो इनको एचएनआईज कहा जाता है। तो हाई नेटवर्थ वाले जो इंडिविजुअल होते हैं ये क्या करते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाने के लिए या किसी कंपनी के शेयर में, किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाने के लिए लगाने हेतु क्या करते हैं? बैंक से कर्ज लेते हैं। ये जो कर्ज होता है वो सामान्यतः बहुत ही छोटी अवधि का होता है। आपको बता ही रखा है कि जब आईपीओ आता है उसके 8 से 10 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाती है, उस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है। कल मैंने आप लोगों को दिखा दिया था ये चीज। तो सामान्यतः ये जो कर्ज होते हैं ये 10 दिन 15 दिन के होते हैं, ठीक ना, 10 दिन 15 दिन के होते हैं, जिसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो ठीक ठाक ब्याज जो है वो चार्ज करती है। आप जरा सोच के देखिए ना, बैंक को यदि 10 दिन में, यदि बैंक को यदि 15 दिन में यदि 5% भी ब्याज मिल जा रहा है तो क्या ही दिक्कत है। आप जरा सोच के देखिए, 15 दिन में यदि 5% ब्याज मिल जा रहा है तो साल भर का कितना हुआ, कोई अंदाजा है? 12 दूनी 24, 5 को जो है वो 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक ना, 120% हुआ। तो इतना यदि ब्याज मिल जा रहा है बैंक को तो उसको क्या दिक्कत है। इसीलिए बैंक्स भी जो है वो क्या करती है, वो आईपीओ फाइनेंसिंग करती है, ठीक ना। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा बहुत होता है, उन लोगों को और ज्यादा पैसा कर्ज के रूप में दिया जाता है, जिससे क्या करते हैं वो इनको बोलते हैं कि ठीक है तुम आईपीओ में पैसा लगाओ। अगर आईपीओ में शेयर अलॉट हो गए, यदि शेयर मिल गए तो ये शेयर जो होते हैं वो कोलेटरल के रूप में रख लिए जाते हैं, यानी कि ये गिरवी के रूप में रख लिए जाते हैं।
ये पहले से ही बॉन्ड पर साइन होता है, गिरवी के रूप में रख लिए जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान के चलिए क्या कि पैसा ले लिया और बाद में दे नहीं रहा हो, तो क्या होता है पहले से ही बॉन्ड पर साइन होता है कि यदि तुमने आईपीओ में बिड किया और अगर तुम्हें आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया है तो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे शेयर्स हमारे पास गिरवी हो जाएंगे। पहली बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात, उद्देश्य ये होता है कि यदि आईपीओ आया और आईपीओ में लिस्टिंग के दिन यदि गेन हुआ तुम्हारा, जरूरी नहीं है कि लिस्टिंग में गेन ही हो, लॉस भी हो सकता है और बहुत तगड़ा भी लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन एक कंपनी के शेयर की लिस्टिंग होती है ना पहले दिन आईपीओ में, उस दिन कोई सीमा नहीं होती है, वो कंपनी के शेयर्स कितने भी ऊपर जा सकते हैं और कितना भी नीचे जा सकता है, ठीक ना। तो यदि तुम्हें गेन हुआ तो तुम क्या करोगे, मेरा पैसा मुझे वापस दे दोगे, और क्या, मेरा पैसा और मेरा ब्याज मुझे वापस दे देना, पैसा और ब्याज दोनों वापस दे देना। इसी को क्या कहते हैं, आईपीओ फाइनेंसिंग। समझ में आ गया आईपीओ फाइनेंसिंग का क्या चक्कर है कि हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल हैं जो बहुत बल्क में, जो 2 लाख से ऊपर एक कंपनी के आईपीओ में लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने बताया था ना, हमारे आपके जैसे निवेशक कितना करते हैं, 10 से लेकर 15,000 के बीच वाला होता है लॉट। जो एचएनआई होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, इनके लिए लॉट साइज जो होता है वो 2 लाख से ऊपर का होता है। अगर आप एक कंपनी के आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा का बिड करते हैं तो फिर आप आम निवेशक में नहीं आएंगे, आप एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, ठीक ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंकों से ऐसे उधार लेते हैं कि हमें अभी पैसा दे दो, पैसा दे दो, और जब इस कंपनी का शेयर लिस्ट हो जाएगा, जब इस कंपनी का शेयर लिस्टिंग हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, आपका पैसा भी वापस कर दूंगा और आपको प्रॉफिट भी दे दूंगा, आपको मतलब ब्याज भी दे दूंगा। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है, मान के चलिए मैंने 1 करोड़ रुपया ले लिया और प्रॉफिट कमाया, मुझे कितना देना है, उस 1 करोड़ पर 2% तो देना है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में जिस दिन लिस्टिंग हुई उसी दिन वो कंपनी के शेयर 25% ऊपर बढ़ गए, तो जो एक्स्ट्रा 20% हुआ वो तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना। अब बात समझ में आया आईपीओ फाइनेंसिंग के माध्यम से कैसे पैसा कमाया जाता है। ये टर्म चर्चा में कब आया पता है आपको? ये टर्म चर्चा में आया था, आपने नाम जरूर सुना होगा, अश्नीर ग्रोवर, नाम सुना है? अश्नीर ग्रोवर, अरे शार्क टैंक में नहीं आता था पहले, भारत पे का फाउंडर था वो, ठीक ना, एमडी अश्नीर ग्रोवर। दोगलापन किताब लिखी है उसने, ये भी पूछा जा सकता है। अश्नीर ग्रोवर को नहीं जानते बताइए आप लोग? ये देखिए, इसको तो जानते ही होंगे, हाँ, अश्नीर ग्रोवर, ये भारत पे के, दिख रहा, फॉर्मर को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन भारत पे, ये फॉर्मर डायरेक्टर थे। इनका जो है वो भारत पे में कुछ विवाद हो गया था बाद में, ठीक ना, तो इन्हों इस विवाद में जो है वो आईपीओ फाइनेंसिंग जो है वो चर्चा में आई, आईपीओ फाइनेंसिंग चर्चा में आई, इसी न्यूज के कंटेक्स्ट में आईपीओ फाइनेंसिंग चर्चा में आई, ठीक ना। आपको दिखाया था ना मैंने कल वाला, क्या कि भारत में कई कंपनीज के आईपीओ में 300 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन था, दिखाया था ना एनआईआई वाले कोटा में। ठीक ना, कल आपको दिखाया था ना हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में 700 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन था, जोमेटो वाले में 300 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन था। तो ये एचएनआई कोटा वाले क्या करते थे, एचएनआई वाले ये क्या करते थे, सिंपल सी बात है, ये एक तो बड़े लोग हैं, पैसा ज्यादा है, तो इनका बैंकों वगैरह के साथ टाई अप ठीक ठाक होता है। तो बैंकों वगैरह के साथ टाई अप जब इनका ठीक ठाक होता है तो ये क्या करते हैं कि इन बैंकों से क्या करते हैं, लोन लेके आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अब चूंकि इनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है लोन के कारण, तो इसीलिए ये ज्यादा लॉट्स में अप्लाई करते हैं। यही कारण है कि पिछले 1-2 साल में आईपीओ जो आए हैं उनमें से ज्यादातर आईपीओ में एचएनआई वाला जो कोटा है वो कई 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड देखने को हमें मिला है। अरे 1 टाइम 2 टाइम, 1 गुना 2 गुना अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो समझ में आता है, फिर भी 300 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, सेबी बीच में आई, सेबी ने बीच में आकर बोला क्या कि अब हम इसमें कुछ लिमिट लगाएंगे। उन्होंने लिमिट क्या लगाया, सबसे पहला लिमिट तो ये लगाया कि एक इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल आईपीओ में पैसा लगाने के लिए मैक्सिमम बैंक से 1 करोड़ रुपया ही लोन ले सकता है, इससे ज्यादा लोन नहीं ले सकता है। सीमा आईपीओ में पैसा लगाने के लिए मैक्सिमम 1 करोड़ ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा का आप लोन नहीं ले सकते हैं, पहले ये सीमा नहीं थी। दूसरा सेबी ने क्या नियम कर दिया, सेबी ने दूसरा नियम ये बना दिया, पता रखा है आपको, सेबी जो है वो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, नियंत्रक है, तो सारे नियम कानून जो है वो कौन बनाता है, सेबी, ठीक ना।
जैसे क्रिकेट से संबंधित सारे नियम कानून कौन बनाता है? आईसीसी बनाती है ना। तो वैसे ही शेयर मार्केट से संबंधित सारे नियम कानून कौन बनाती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो सेबी। दूसरा नियम इसने क्या बना दिया? दूसरा नियम इसने बना दिया कि एचएनआई कोटा जो भी खुलेगा ना, एचएनआई के लिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए जो भी कोटा रहेगा, इस कोटा का 1/3 1/3 फिक्स रहेगा। किनके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का बिड डाल रहे हैं। केवल 2/3 शेयर ही एचएनआई कोटा में ऐसे लोगों के लिए रहेगा जो 10 लाख से ज्यादा का बिड डाल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आईपीओ फाइनेंसिंग। आईपीओ फाइनेंसिंग के संदर्भ में ये 2 पॉइंट बस याद रखिएगा कि आईपीओ फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है। आईपीओ में पैसा लगाने के लिए बैंकों से कर्ज ले लेना, ठीक ना। शॉर्ट टर्म के कर्ज होते हैं। बात को मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूं, बस संक्षिप्त में समझिए इस पूरी कहानी से आपको क्या क्या समझना है और क्वेश्चन किस थीम पर बनेगा। सबसे पहला, आईपीओ फाइनेंसिंग क्या होता है? आईपीओ में पैसा लगाने के लिए बैंकों से कर्ज लेना, इसको क्या कहते हैं? आईपीओ फाइनेंसिंग, ठीक ना। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के होते हैं, 10 दिन 15 दिन के होते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर जो होता है वो इंटरेस्ट भी जुड़ा रहता है। बैंकों को भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी फायदा है। अरे 5 दिन 10 दिन में 15 दिन में अगर 5% भी आ गया तो बहुत है, ठीक ना। तो बैंकों को भी कोई नुकसान नहीं है। जो आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहा है उसको ये फायदा है कि मान के चलिए यदि मैंने 15,000 रुपया लगाया एक आईपीओ में, और मान के चलिए शेयर की लिस्टिंग हुई और वो दुगना भी हो गया, तब भी कितना गेन हुआ, कितना फायदा हुआ? मेरे को 15,000 का ना एक्स्ट्रा फायदा हुआ। तो 15,000 में क्या ही बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक ना। तो ऐसे जो बड़े इंडिविजुअल होते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिन लोगों के लिए ये 15,000 20,000 रुपया कोई वैल्यू नहीं रख रहा होता है, तो इन लोगों को तो फायदा तब दिखेगा ना जब 5 करोड़ लगाएंगे और वो ईपीओ में लिस्टिंग में मान के चलिए दुगना हो गया, तो 5 करोड़ का फायदा। बात समझ में आया? तो ये लोग क्या करते हैं, ये बड़ी रकम चाहते हैं, तो बड़ी रकम इनके पास पॉकेट में तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं और तब लगाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? फिर क्या देखा हमने? देखा कि पिछले साल में क्या हुआ, जितने भी आईपीओज आए ना, जो बड़े बड़े आईपीओज आए, इन बड़े बड़े आईपीओज में क्या देखने को हमें मिला कि एचएनआई कोटा जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब दिखा हमें। ठीक, दिखाता हूं, ये देखिए। रूट मोबाइल आईपीओ, ठीक है, एक कंपनी है रूट मोबाइल, मोबाइल फोन नहीं बनाती है, समझे। ये बाकी सर्विसेज वगैरह देती है, लीडिंग कंपनी है। इसमें टीयर 1 एप्लीकेशन, पीयर टू पीयर सर्विस देती है मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह के संदर्भ में, ठीक है। देखिए इसका आईपीओ आया था, कब आया था? अरे आईपीओ डिटेल ये रहा, देखिए सितंबर 9 2020 को आया था ना। इसने अपनी कंपनी के शेयर प्राइसेस का क्या प्राइस रखा? 345 से लेकर 350 के बीच में, यानी कि एक शेयर का प्राइस जो है वो कितना है? 345 से लेकर 350, ठीक ना। और 40 शेयर्स का लॉट था, तो यानी कि लगभग वही 10,000 से लेकर 15,000 का रेंज। आप यदि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15,000 के रूप में लगाना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आया? ये देखिए इसमें परसेंटेज है, देख रहे हैं ये एनएनआई के बगल में आपको दिख रहा है, एनआईआई के मतलब होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और उसी के ब्रैकेट में दिख रहा है आपको एचएनआई लिखा हुआ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, ज्यादा अमीर, ठीक ना। देखना इनका कोटा अलग होता है 21%, यानी कि जितना भी आईपीओ में आया हुआ है ना, इसमें से 21% वाले से 21% शेयर्स में केवल यही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिटेल, यानी कि छोटे निवेशकों, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए 50% था, ठीक ना। तो सबका कोटा अलग अलग होता है। अब जरा देखिए कि इनमें कितना कितना बिड आया। देखिए एनआईआई वाला कोटा 192 टाइम्स, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, टाइम्स, यानी कि जितने शेयर कंपनी बेचना चाह रही थी ना, उससे 192 गुना लोग जो है वो खरीदना चाह रहे थे उतने शेयर। बात समझ में आ रहा? ये पैसा कहां से आ रहा था? वो आईपीओ फाइनेंसिंग के ही थ्रू आ रहा था, ठीक ना। तो ये है रूट मोबाइल, ठीक ना। अब इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होने के कारण क्या होता है, जब इस कंपनी की लिस्टिंग होती है ना, तो शेयर प्राइस पहले दिन ही भाग जाता है। ये देखिए रूट मोबाइल कितने पर था आईपीओ? 345 ना। रूट मोबाइल की लिस्टिंग दिखाओ, देख के सर चकरा जाएगा।
कब का था? 20 सितंबर के आसपास का ना। ये देखिए जिस दिन ये कंपनी लिस्ट हुई है 25 सितंबर को, किस प्राइस पर लिस्ट हुई है? 938। 300 का शेयर प्राइस था, 2 गुना तो पहले दिन में ही रिटर्न, ठीक ना। हेरा फेरी में तो 21 दिन में डबल हो रहा था ना। सिखा बिल्कुल नहीं रहा हूं, ऐसे डूबता भी है, जितनी तेजी से ऊपर बढ़ता है उतनी तेजी से गिरने की भी संभावना होती है, ठीक ना। लेकिन वही नहीं रुका, ये देखिए 300 रुपए में इस शेयर का एक प्राइस था, और देखिए अगले कुछ दिनों में, कब? अगस्त में इस शेयर का प्राइस कितना था? 2223 रुपया। 8 गुना एक साल में भी नहीं, ठीक ना। तो यही है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा गेन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। ये देखिए जोमैटो दिखाया था ना आपको कल, जोमैटो कितना था? 76 रुपया के आसपास इसका आईपीओ आया था, जहां तक मुझे याद है। ये देखिए लिस्टिंग के डे ही जब लिस्ट हुआ तो 125 रुपए पर लिस्ट ही हुआ है, यानी कि लिस्टिंग ही खुली है तो आपको कितना है? 50% का गेन हो चुका है, ठीक ना। और फिर देखिए इस कंपनी के शेयर प्राइस कहां तक बढ़कर गए? 153, 154, यानी कि अगले 2 महीने में आईपीओ में जो आपने पैसा लगाया था वो 2 गुना हो चुका है। लेकिन फिर उसके बाद भी तो देखिए यहाँ पर ये फॉल भी तो देखिए कहां तक पहुंचा हुआ है, 46 रुपया भी आया शेयर प्राइस। तो जरा सोच के देखिए जिन लोगों ने यहाँ खरीदा होगा उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, दिख रहा है। तो दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड दोनों चीज है, दोनों तरफ होता है, ठीक ना। आज भी देखिए इस कंपनी के शेयर प्राइस कितने पर आ रहे हैं? 63 रुपया पर। तो जिसने आईपीओ में भी खरीदा था ना उस प्राइस से भी नीचे है, 2 साल से ऊपर हो चुका है, अभी भी वो लॉस में ही है। 76 रुपया उसको लगा था आईपीओ में खरीदने में, और आज कितना है? 63 रुपया। तो यहाँ बेचा होता तब ना फायदा होता, यहाँ जब बेचा नहीं होल्ड कर रहा है तब तो अभी भी तो लॉस में ही है। तो दोनों तरफ की गति होती है। अडानी का कल दिखाया ही था, एक एक दिन में 30-30% शेयर गिर रहे हैं, समझ में आ रहा। तो मार्केट में ब्लड बाथ भी होता है, ठीक ना। तो खाली वन वे नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना कि पूरी दुनिया में सब लोग जो है ना सब काम छोड़ छाड़ के खाली शेयर मार्केट में ही लगे होते, आप लोग जो है ना तैयारी नहीं कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज की, ठीक ना। तो डिस्क्लेमर याद ही है, मैंने आप लोगों को डिस्क्लेमर बता ही रखा है कि यहाँ मेरा उद्देश्य जो है आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना नहीं सिखाना है, आपको बस ये दिखाना है क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट समझ में आ गया? आईपीओ फाइनेंसिंग दो क्या चेंजेस किए गए हैं ये पीटी में पूछे जा सकते हैं। पहला बात तो क्या है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए एक आदमी इससे ज्यादा का लोन नहीं ले सकता है। दूसरा क्या है कि वो जो एचएनआई कोटा वाला दिखाया ना, एचएनआई कोटा में जितने भी शेयर्स हैं 27% था ना, तो इस 27% का 1/3 यानी कि 9% शेयर जो है वो किन के लिए कर दिया जाएगा, मतलब हर के लिए अलग अलग होता है, वो बस मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको दिखाया था 27%। तो जितना भी रहेगा ना एचएनआई कोटा के लिए उसका 1/3 जो है उन लोगों के लिए हो जाएगा जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का शेयर खरीदते हैं, ठीक ना। और बाकी 2/3 जो है वो इससे ज्यादा वालों के लिए रहेगा, ठीक है ना। यानी कि उसने क्या किया, सेबी ने क्या किया, इस एचएनआई कोटा को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि 10 लाख तक वाले अलग और 10 लाख से ज्यादा वाले अलग, ठीक ना। तो 2 कैटेगरी में उसको भी बांट दिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जरा देखने की कोशिश करते हैं, वो दैट इज व्हाट, दैट इज चल निपटारा। चल निपटारा इसको कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि शेयर्स की खरीद बिक्री कैसे होती है। इसके पास 2 अकाउंट होते हैं, एक तो डीमैट अकाउंट होता है इसका जिसमें शेयर्स वगैरह रहते हैं, और दूसरा क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है जिसमें पैसा रहता है। ऐसे ही बी पर्सन है, इसके पास भी क्या होते हैं, 2 अकाउंट होंगे, एक होगा इसका डीमैट अकाउंट और एक होगा इसका बैंक अकाउंट, होगा ना। कल की क्लास में डिटेल में बताया था ये पूरा चीज, ठीक ना। मैंने बताया था कि शेयर्स की खरीद बिक्री कैसे होती है। मान के चलिए ए ने कोई कंपनी के शेयर के लिए बिड किया, यानी कि इसने बोला क्या कि मुझे रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदना है, ये बेचना चाह रहा है, ये शेयर बेचना चाह रहा है। इन दोनों का प्राइस मैच होगा, जिस पर ये बेचना खरीदना चाह रहा है और जिस पर ये बेचना चाह रहा है, अगर ये प्राइस मिल गया तो क्या हो जाएगा, इसके डीमैट अकाउंट से रिलायंस का एक शेयर
निकल के इसके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा और इसके बैंक से वो पैसा निकल के इसके बैंक में चला आएगा, तभी तो खरीद बिक्री होगी ना। बात समझिए, बात समझिए। मैं रिलायंस का शेयर खरीदना चाह रहा हूं तो मेरे को मुकेश अंबानी थोड़ी शेयर देगा। बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि यहाँ सारी चीजें सेकेंडरी मार्केट में हो रही है। प्राइमरी मार्केट में मुकेश अंबानी शेयर देता है, या तो अगर वो आईपीओ लेके आए, अगर वो एफपीओ लेके आए, या यदि वो राइट्स इशू लेके आए, तब मुझे मुकेश अंबानी से शेयर मिलेंगे। लेकिन अगर आज मैं अगर रिलायंस के शेयर खरीदना चाह रहा हूं तो क्या होगा, कोई जो दूसरा बेचना चाह रहा होगा मुझे उसी से खरीदना होगा। इसलिए तो इसको सेकेंडरी मार्केट कहा जा रहा था स्टॉक एक्सचेंज पर, कल की क्लास में बताया था। अब जरा सोच के देखिए, मेरे पास जो शेयर आता है वो मेरे हाथ में थोड़ी आता है, वो किसी अकाउंट में जाके सेव होता है। उस अकाउंट को क्या कहते हैं? डीमैट अकाउंट कहते हैं, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। कल की क्लास में बताया था भारत में दो है डिपॉजिटरी, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक ना, सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दो डिपॉजिटरी हैं जिनके पास हम ये वाला खाता खुलवाते हैं। ठीक ना, ठीक। और दूसरा होगा मेरा बैंक अकाउंट। अब जरा सोच के देखिए, मैं यदि आपसे रिलायंस के शेयर खरीदना चाह रहा हूं तो बदले में मैं आपको पैसा दूंगा ना, तभी तो आप मुझे शेयर दीजिएगा। तो जब मैं पैसा दूंगा तो वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट से निकल के आपके बैंक अकाउंट में जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट से रिलायंस का शेयर निकल के मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा। बात समझ में आया? ठीक ना। तो वैसे तो जब हम शेयर मार्केट में ऐप पर या फिर करते हैं ना, तो जैसे ही हमने बाई किया ना, तुरंत हमारे अकाउंट में वो दिखने लग जाता है। लेकिन वास्तव में ये पूरा सेटलमेंट होने में पहले T+2 यानी कि 3 दिन का समय लगता था। 3 दिन का समय लगता था। T+2, टी का मतलब होता है ट्रेडिंग डे, टी का मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ है, और +2 यानी कि 2 दिन और लगता था ये पूरा सेटलमेंट होने में, कि मेरे बैंक से वास्तव में पैसा उसके बैंक में जाने में और उसके डिपॉजिटरी से डीमैट अकाउंट से शेयर निकल के मेरे अकाउंट में आने में। इन पूरे सिस्टम में T+2 लगता था, यानी कि ट्रेडिंग डे और 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक ना, 2 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन फिर क्या हुआ, सेबी के ऊपर, मतलब सेबी ने और ज्यादा इस चीज को सुधार करने की कोशिश की और फिर क्या किया, उसने T+1 सेटलमेंट को लागू किया। वर्तमान में भारत में T+1 सेटलमेंट लागू है। ठीक ना, मार्च 2022 के आसपास से इसको लागू कर दिया गया है, जिसमें क्या है कि अब जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो ट्रेडिंग डे और अगले दिन तक पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक ना, इसी को कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट, या इसी को क्या कहते हैं, चल निपटारा। अब समझ में आया? तो T+1 आपसे सिंपली एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, पता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि T+1 ये जो टर्म है ये किससे संबंधित है। देखना, ऑप्शन देगा क्या, कि भारत द्वारा निर्माण किए जा रहे एक नए मिसाइल का नाम है। ठीक ना, T+1 इस तरह के ऑप्शन देते हैं, यूपीएससी में जाके पूछिएगा क्या, कि अरब सागर में खोजी गई क्या है, टॉर्टोइस की एक नई प्रजाति। आपको लगेगा कि अच्छा टॉर्टोइस टी, यही वाला है सही ऑप्शन। जानबूझ के वो ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करता है जिससे आपको लगेगा कि हाँ सही आंसर यही है। ठीक ना, क्या फिर आपको दे सकता है क्या, कि दक्षिण भारत में चाय की एक नई किस्म, टी टी टी। ठीक, तो इस तरह के वो ऑप्शन देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि T+1 जो है वो टर्म किससे संबंधित है, ये शेयर मार्केट से संबंधित है। वर्तमान में क्या होता है, T+1 सेटलमेंट होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया ना, T+1 भी। ठीक, तो ये भी शेयर मार्केट से संबंधित एक टर्म था। यहां तक क्लियर है? अब जरा देखिए अगला, वो क्या है, ई शॉप। ये क्या है, ई शॉप। ई शॉप का क्या मतलब होता है, ई शॉप का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉइज स्टॉक ओनरशिप प्लान। ई शॉप कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ई शॉप का क्या मतलब होता है, आप जरा सोच के देखिए। मान के चलिए मेरी ही एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक ना, अमर बिजनेस कंपनी लिमिटेड। अब सिंपल सी बात है, मेरी कंपनी में मेरे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। वो जो एम्प्लॉय मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले मैं क्या करूंगा, मैं उनको कुछ मेहनताना दूंगा, उनको वेतन दूंगा, उनको सैलरी दूंगा। ठीक ना, अब क्या होता है इस पूरे कंटेक्स्ट में, क्या होता है, अगर मैं ये चाहूंगा क्या कि मेरे एम्प्लॉय जो है वो मेरी कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, ठीक ना, कोई इस कंपनी को अपनी कंपनी माने,
तो जरा आप सोच के देखिए, फिर वो मेहनत ज्यादा अच्छे से करेंगे ना, भावनात्मक लगाव होगा उनका मेरी कंपनी से। तो इसलिए क्या कर सकता हूं मैं दो चीजें कर सकता हूं। पहली चीज तो मैं क्या कर सकता हूं कि इन एम्प्लॉय को मैं सैलरी दूं, और सैलरी के साथ साथ मैं क्या बोलूं, सैलरी के साथ साथ मैं ये बोल दूं क्या कि दो मैं अपनी कंपनी का शेयर आप लोगों को फ्री दे रहा हूं। अब जैसे ही मैंने अपनी कंपनी का शेयर दिया, यानी कि उस 2 शेयर के बराबर उसका उस कंपनी पर मालिकाना हक हुआ ना, यानी कि वो मेरा एम्प्लॉय जो है वो भी अब इस कंपनी को अपना मानेगा। बात समझ में आया? हा? ये तरीका क्या होता है कि उस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से जोड़े रखने का, और भावनात्मक रूप से भी क्या होता है, उसको कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़ाव स्थापित करने में मदद करना। पहला तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आधी मैंने सैलरी दे दी और आधा मैंने बोला क्या कि मार्केट प्राइस जो चल रहा है ना शेयर का, उससे मान के चलो 20% कम पर हम क्या कर रहे हैं, तुमको शेयर दे रहे हैं। सैलरी और शेयर यहां पर मैंने फ्री में दे दिया था, यहां पर क्या किया मैंने, कुछ मतलब तुम्हारा जितना सैलरी बन रहा था उसमें से 50-60% तुमको सैलरी कैश में दे दिया, और कुछ के बदले तुमको मैंने शेयर्स दे दिए। बात समझ में आया? तो ये तरीके होते हैं ई शॉप्स के। ई शॉप्स का क्या मतलब होता है कि जब क्या होता है कि योगदान के बदले एम्प्लॉय को स्टॉक दे दिया जाता है, ताकि क्या हो सके, उसका भी ओनरशिप एस्टैब्लिश हो सके। ठीक ना? अब इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो क्या होता है कि जनरली ई शॉप्स में एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि आप 5 साल तक, या आप 3 साल तक, आप 4 साल तक, आप 2 साल तक इन शेयर्स को बेच नहीं सकते। ये एक सीमा होती है। तो अब जरा सोच के देखिए, इससे क्या होता है कि कम से कम इतने समय तक तो वो क्या करेगा, इस कंपनी पर मालिकाना हक रखेगा, तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक ना? ये होता है ई शॉप का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया ना? ई शॉप, इससे क्या हो सकता है, अच्छे इंप्लॉइज को जोड़े रखा जा सकता है। जो काम नहीं कर रहा है उसको नहीं देंगे ई शॉप, ठीक ना? जो बढ़िया से काम कर रहा है उसको ई शॉप देंगे, चाहे फ्री में ही दे दें। इससे क्या हो जाएगा कि कंपनी से अच्छे लोगों को जोड़े रखा जाता है। ये सारे तरीके जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। ई शॉप, ई शॉप क्लियर है? ठीक ना? ई शॉप क्लियर है? अगला टर्म जो इसी के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी, स्वेट को हिंदी में कहते हैं पसीना लेकिन आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, हिंदी में ही देवनागरी में लिख दीजिएगा स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा बात को समझिएगा। कोई भी जो संस्थापक होता है जब एक कंपनी की स्थापना करता है तो वो बहुत मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक करके उस कंपनी को खड़ा करता है ना। अब जैसे मान के चलिए कोई निवेशक है, जैसे मैं ही एक निवेशक मान के चलिए हूं, और मैंने क्या किया, जब एबीसी लिमिटेड को जब मुझे स्थापित करना था तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैंने 1 लाख रुपया लगाया था। 1 लाख रुपया लगाया, तो 1 लाख रुपया ही मेरा मूल निवेश है। फिर बाकी क्या किया है, मैंने उसमें मेहनत किया है, और मेहनत किया है जिसके कारण क्या है, आज इस कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ हो गया है। 1 करोड़ हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक ना? आज इस कंपनी का वैल्यू जो है वो बढ़कर 1 करोड़, लेकिन इनिशियल मेरा कैपिटल कितना लगा था, मात्र 1 लाख। 1 लाख रुपया लगाया, उससे जो प्रॉफिट कमाया उसको फिर से लगाया, फिर प्रॉफिट जो कमाया उसको फिर से लगाया, और ये कर करके आज मैं 1 करोड़ तक पहुंच गया हूं, ठीक ना? तो जरा सोच के देखिए, जो 1 लाख से 1 करोड़ को घटा दें तो ये जो 99 लाख रुपया जो गेन हुआ है, ये क्या है, ये मेरे खून पसीने की ही तो कमाई है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्वेट इक्विटी। अब बात समझ में आया, स्वेट इक्विटी किसको कहते हैं? अभी आप लोगों ने सुना होगा, पिछले साल खूब फेमस रहा था, बार बार चर्चा में आया था। अरे वो जो नहीं है, ऋषि सुनाक जब वो बन गए थे पीएम, जब बन गए थे तो खूब सारा चर्चा में नहीं था? आपको पता होना चाहिए ना कि वो इन्फोसिस के दामाद है ना, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के जो चेयरमैन है वो उन्हीं के तो दामाद है। तो इस कारण से इन्फोसिस जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि इन्फोसिस की स्थापना करने के लिए क्या है, वो जो क्या बोलते हैं, वो नारायण मूर्ति जो है, उनकी पत्नी से उन्होंने क्या किए थे, उनके गहने गिरवी रखवाए थे। 70,000 रुपया मिला था उस टाइम 1970s 80s में। और आज उस कंपनी का देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अगर मैं इन्फोसिस को देखूं, इन्फोसिस, ये देखिए इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है। आज इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, आज इस कंपनी का क्या है शेयर, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 5,20,104 करोड़।
कभी 70,000 रुपया जो है वो इन्वेस्ट करके जो है वो इन्फोसिस को स्टार्ट किया गया था। तो उसके बाद ये जो पूरा बिल्डअप हुआ है ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा स्वेट इक्विटी। बात समझ में आई, ये खून पसीने की कमाई है जिसके कारण आज इसका वैल्यू इतना बढ़ा है, ठीक ना। यहाँ एक चीज क्लियर कर लीजिए कि किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस ज्यादा होना ये नहीं दर्शाता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है या वो कंपनी बहुत खराब है, ठीक ना। कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने अपने शेयर को कितना तोड़ रखा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। एक कंपनी के शेयर प्राइस का ज्यादा होना इस चीज का इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक ना। अभी इतना तो आपको पता हो गया है ना क्या कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, रिलायंस, ठीक ना। लेकिन आपको पता है कि भारत में शेयर के रूप में सबसे महंगा शेयर कौन सा है, अडानी का तो और भी कम था। 3,000 में ही आप घबरा रहे हैं, एक बार देखिए दिमाग उड़ जाएगा। समझ में आया, इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 97,500। एक शेयर खरीदना है तो 97,500 रुपया चाहिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसीलिए तो शेयर का होना इस बात का इंडिकेटर बिल्कुल नहीं है, वो डिपेंड करता है इस पर, फेस वैल्यू पर, कि उसने अपनी कंपनी को कितने रुपए में तोड़ रखा है। मान के चलिए मेरी कंपनी, इसको एग्जांपल के साथ समझिए, जरा यहाँ देखिए, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान के चलिए मेरी कंपनी जो है वो 500 रुपए की है, ठीक ना। एक मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, एम कैप की बात कर रहा हूँ, ठीक। एक दूसरी कंपनी है, मान के चलिए वो है 100 रुपए की, ठीक ना, मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी के 500 टुकड़े कर दिए, तो मेरी कंपनी की एक शेयर का प्राइस कितना हो गया, 1 रुपया। इसने अपनी कंपनी के मात्र 10 टुकड़े किए, तो इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना हो गया, 20 रुपया, 10 रुपया। अब जरा देखिए, अगर शेयर में देखे तब तो इसका शेयर प्राइस ज्यादा है ना, लेकिन बड़ी कंपनी तो मेरी है ना। ये तो इस पर डिपेंड करता है ना कि उसने अपनी कंपनी के शेयर को कितना तोड़ रखा है, ठीक ना। तो शेयर के प्राइस का बहुत अधिक होना इस चीज का इंडिकेटर बिल्कुल नहीं होता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या कि शेयर का बहुत अधिक होना इस चीज का इंडिकेटर नहीं होता है क्या कि वो कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक ना। और जो ये सर फेस वैल्यू 10 लिखा है, फेस वैल्यू का मतलब होता है क्या कि इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी का वास्तव में फेस वैल्यू जो है ना, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया ही है, इसके ऊपर बाकी सब जो है वो है प्रीमियम। बात समझ में आया, फेस वैल्यू का ये मतलब होता है। जैसे मान के चलिए आज अगर ये कंपनी चाहे ना, ये कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, अपने शेयर को ब्रेक कर सकती है और फेस वैल्यू 1-1 रुपए के, इसको 10 से डिवाइड करके 9,000 का शेयर कर सकती है। ऐसा करती भी है, बहुत सारी कंपनियां करती हैं। जब एक कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्या अभी दिमाग ना लगाइए, ऐसे 500 इंडिकेटर हैं। आर रोज का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कैपिटल लगाने पर इन सब का कोई मतलब नहीं है, बुक वैल्यू ये सब छोड़िए, तो कंफ्यूज नहीं होइए। कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां इनको ब्रेक भी करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं, आईआरसीटीसी का तो नाम सुना ही होगा, आईआरसीटीसी शेयर मुझे टर्म नहीं याद आ रहा है क्या कि क्या बोलते थे उसको, एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा है। डिवाइडेड लिख रहा हूं तो ये डिविडेंड ले रहा है। डिविडेंड मुझे नहीं दिखाना है ना, अरे कुछ तो बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट मुझे भी टर्म याद, मैं बता रहा हूँ। वही देखिए, आईआरसीटीसी के शेयर्स के प्राइसेस जो है ना वो पिछले साल अगर आपने नोट किया होगा ना, तो पिछले साल इसके शेयर के प्राइसेस जो है वो 4-4 हजार पहुंच गए थे, ठीक ना। तो फिर क्या किया इसने, अपनी कंपनी के शेयर को 1/5 कर दिया, मतलब इसको काट लिया, तोड़ दिया। 5-5 शेयर के बदले, मतलब एक शेयर के बदले 5-5 शेयर कर दिए। तो इसके कारण आप देख रहे हैं आज इसके कंपनी का प्राइस जो है वो 600 के आसपास है, ठीक ना।
तो इस तरह से जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी एक मतलब कंपनीज के शेयर यदि बहुत ज्यादा हो जाए और यदि कंपनी को लगे कि इसके कारण क्या हो रहा है, निवेशकों को मेरी कंपनी में निवेश करना टफ हो जा रहा है, जैसे 97,000 रुपया लगाने के लिए सोचना पड़े, ठीक ना, तो हाँ, तो वो क्या करते हैं, कई बार अपने कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस को कम करने के लिए उसको ब्रेक भी कर देते हैं, उसको कई पार्ट में तोड़ देते हैं। एग्जैक्ट मुझे भी वर्ड पेट में है, बस मुंह में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मैं अगली क्लास में बता दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो बस मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक ना, और किसी कंपनी के शेयर प्राइस का बहुत कम होना मतलब कम होना ये नहीं दर्शाता है कि वो कंपनी बहुत खराब है, ठीक ना। लेकिन हाँ, बहुत भी फैक्टर होते हैं, जैसे मान के चलिए कोई कंपनी जिसका शेयर प्राइस कल पहले जो है वो 500 रुपया था और आज गिर के 2 रुपया आ गया है, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि 2 रुपया पर आ गया है, समझ में आ रहा? और मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, वास्तव में ऐसे होता है, ठीक ना, वास्तव में ऐसे होता है। ऐसी ऐसी कंपनी के शेयर दिखाऊंगा ना, दिमाग उड़ जाएगा आपका देख देख के, और दर्द महसूस होगा आपको देख के इन्वेस्टर्स का। इसको तो जानते ही होंगे, यस बैंक, कल बताया था ना फ्रॉड, राणा कपूर। हाँ, आज इस कंपनी के 15 रुपया है ना, चलिए सो एक शेयर खरीद सकते हैं, स्टॉक भी कम दूसरा चीज है, वो आईपीओ में होता है लॉट का चक्कर, यहाँ पर जाके आप एक शेयर खरीद के बैठ सकते हैं। हाँ, तो क्या फायदा, 15 रुपया मान के चलिए यदि दुगना भी हो गया अभी तो आपको 15 रुपया मिला ना, ये भी तो देखिए, अगर कम लगाएंगे और अगर प्रॉफिट भी 2 टाइम मतलब दुगना भी हो गया, 3 गुना भी हो गया, तभी तो कितना 30 रुपया पाए। इसीलिए कम लगाओगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, ज्यादा लगाओगे तो थोड़ा सा भी अगर बढ़ा तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा, कोई नहीं, तो यही ना, तो इसीलिए तो बियर्स एंड बुल्स, यही तो मैं बता रहा हूँ, बुल्स एंड बियर्स मेक द मनी। अभी आपने आईपीओ फाइनेंसिंग मिस कर दिया, वही तो कारण था। ये देखिए कब की बात है, मार्च में आ जाइए, ये देखिए आप पर अगस्त 2018 में इस कंपनी के एक एक शेयर का कितना दाम था, और आज कितना है, 15 रुपए। जरा सोच के देखिए, जिन लोगों ने 393 पर खरीदा होगा आज उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, कितना परसेंट वाइप हुआ, 90%। हाँ, और आज भी लॉस में है, इतना ही आसान नहीं है, ठीक ना। आप लोगों को जो है ना वो YouTube पर जो है वो खाली सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं, फेलियर स्टोरी कोई नहीं बताता, ठीक ना। खाली उसमें ये दिखाया जाता है क्या कि हमने ये किया और देखिए आज हम जो है ना वो कार में घूम रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, ये कोई नहीं दिखाता है, ठीक ना। ये देखिए दिखाता हूँ, वही बात है ना, तो दोनों चीज आपको पता होना चाहिए ना। इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सुना तो होगा ही इसके बारे में नाम। हाँ, इसका देखिए 5 साल का चार्ट, 1203 नहीं, यहाँ देखिए 3 अगस्त 2018 को, 2018 में 1377 रुपया इस कंपनी का प्राइस था एक शेयर का। आज इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है 113 रुपया, एक तो जीरो गायब हो गया है 90% फॉल। और जरा सोच के देखिए, मतलब आपकी आंखों के सामने से आपका पैसा वाइप होता जा रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना, ब्लड बाथ इसी को कहते हैं, ठीक ना, खून के आंसू रुलाता है शेयर मार्केट। ऐसा नहीं है, खाली सक्सेस स्टोरीज के पीछे नहीं भागिएगा, इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड दोनों चीजें समझ के तब करनी चाहिए कोई भी चीजें, ठीक ना। तो शेयर मार्केट जो है वो कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ये देखिए ना, फ्रीटेल, अरे उन सबको छोड़िए ना, बिग बाजार के बारे में तो आप लोगों ने खूब शॉपिंग की होगी। फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर रिटेल, आज इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है, 3 रुपया, ठीक। एक टाइम था कब, 2017 में, जब इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 500 रुपया, यहाँ देखिए ना 634, और आज इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 3 रुपया। कैन यू इमेजिन? हाँ, कितना है, 99.5% पैसा डूब चुका है, खाली आधा % पैसा बचा हुआ। बात समझ में आ रहा? वो भी क्या ही बचा हुआ है, वो भी बैंक्रप्सी फाइल किए हुए है, तो आपको दिखेगा, तो डिलिस्ट हो जाती है ना, कई बार डिलिस्ट हो जाती है। सहारा इंडिया भारत में नहीं, वो क्या बोलते हैं, देखिए हाउसिंग फाइनेंस है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है क्या कि सहारा जो है वो लिस्टेड होगा, ये तो मीडिया वाला है उसका, सहारा का मीडिया वाला है, तो वो छोड़िए, अलग अलग उस नाम से वो लिस्टेड ही नहीं है अभी, ठीक ना।
जरूरी नहीं है ना कि हर कंपनी लिस्टेड हो शेयर मार्केट में। सारा शेयर मार्केट हमसे सीख लीजिए, हम यहाँ पर बस वही सिखाने आए हैं आपको। पढ़िए समझिए, अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, बिजनेस अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है क्या कि हाँ, इस खुद सोच के देखिए ना, आपसे आपका दोस्त आता है पैसा मांगने के लिए कि भाई एक तो जो है वो दुकान खोल रहे हैं, 1 लाख रुपया दे दो। आप उससे 10 क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ खोल रहे हो, क्या बेचोगे, कहां से तुम्हारा रॉ मटेरियल ला रहे हो, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, इतना सब कुछ आप सोचते हैं अपने दोस्त जिसको आप जानते हैं उसको पैसा देने में। शेयर मार्केट में आपने कहीं से सुन लिया कि फलना शेयर खरीद लो और आप खरीद लेते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये मूर्खता है? हाँ, अब जरा खुद सोच के देखिए, अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है, सब चीजें आपको क्लियर है कि हाँ इस कंपनी का ये काम है, ये करने वाली है, इसका तरीका सही है, इसका प्रॉफिट जो है वो लगभग हर साल से रहा है, मैं खुद इसके कस्टमर के रूप में हूं, मैं खुद इसका प्रोडक्ट यूज करता हूं, अगर ये सब चीज आपको भरोसा है, ठीक ना, तब आप आराम से निवेश कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर निवेश करते वक्त भी ये चीज भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि एक बात बताइए, मुझे ये पता है कि अनार का जूस जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये तो पता है मुझे कि अनार का जूस स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अनार का जूस कितने रुपए गिलास अच्छा है? 50 रुपए गिलास मिले तो मैं पी लूंगा, लेकिन अनार का जूस अगर मुझे कोई 1000 रुपए गिलास दे रहा हूं तो मैं नहीं पीऊंगा, तब वो अच्छा नहीं। बात समझ में आया? तो पहले तो आपको ये देखना होता है क्या कि वो कंपनी सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद उसका प्राइस भी देखना होता है कि ये जो मुझसे प्राइस मांग रहा है वो सही है कि नहीं। आप खुद सोच के देखिए ना, अनार का जूस अच्छा तो है, लेकिन आपको कोई बोलेगा क्या कि 1000 रुपए गिलास दीजिए, क्या कीजिएगा? बोलेगा क्या कि थोड़ा सा चप्पल खोल ले, यही कीजिएगा और क्या। तो ये सारी चीजें समझनी होती है। शेयर मार्केट बता तो रहा हूं एक लाइन में कि यदि शेयर मार्केट इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया सब काम छोड़ के यही कर रही होती, ठीक ना। तो ठीक है ना। तो एक बात बताइए, ये सारी कंपनियां प्रॉफिट इसी से तो कमा रही है, आप जाइएगा वहां ट्रेड कीजिएगा तभी तो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा, आप जाइएगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा गवाएंगे, तब तो इन लोगों को फायदा होगा। तो इनको ब्रोकरेज तो मिलेगा ना। आप यहाँ पर जाके जैसे एंजल वन हो गया, स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, ये सारे कैसे पैसा कमाते हैं? ब्रोकरेज से ही तो पैसा कमाते हैं ना, ये ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर है। तो आप जाइएगा इनके प्लेटफॉर्म पर, आप ऑर्डर डालिएगा तो ये कुछ उसका 0% कुछ लेते हैं चार्ज के रूप में, आपको कुछ सर्विस दे रहे हैं तो बदले में कुछ तो चार्ज करेंगे ना। तो आप आइएगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे ही नहीं, तो फिर इनको पैसा कैसे मिलेगा? तो ये गलत नहीं कर रहे हैं, ये अपना सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसका सही से यूज कर पाएंगे कि नहीं। शौक में सब कुछ ट्राई थोड़ी किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? मेरे काम का हो, मेरी समझ हो तो मैं उस चीज को ट्राई करूं ना। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म जो इसी से रिलेटेड है वो क्या है? पहला है जिसको हम कहते हैं क्या, समता शेयर, और दूसरे को कहते हैं हम वरीयता शेयर। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि इकोनॉमी का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है ये, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। समता शेयर, इक्विटी, समता शेयर को हिंदी में कहते हैं इक्विटी शेयर्स। मैंने बताया था ना आपको कि बस भरोसा रखिए, ठीक ना। कोई दूसरा टीचर जो भी आपको पढ़ाएगा ना, वो पढ़े हुए ज्ञान के बेसिस पर पढ़ाएगा, लेकिन मैं खुद जो है वो बहुत लंबे समय से निवेशक रहा हूं, मुझे पता है, मैंने दोनों देखा है, मैंने फॉल भी देखा है, मैंने राइज भी देखा है। मैं उस टाइम भी मार्केट में था जब मार्केट में ये हंगामा चल रहा था। कहां गया? ये देखिए, मैं उस टाइम भी मार्केट में था जब मार्केट में ये ब्लड बात भी चल रहा था। ये देखिए, ये निफ्टी को दिखा रहा हूं मैं, निफ्टी 50, कल बता दिया था ना निफ्टी 50 किसको कहते हैं। ये चार्ट लाइव लोड होने में इतना टाइम लगा देता है ना, चार्ट लोड हो तब तो, अभी लोड ही हो रहा है। आ गया। ये देखिए, इसका मैं दिखा रहा हूं आपको 5 ईयर का चार्ट, निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 कैसे मूव किया है ये दिखाना चाह रहा हूं मैं। खाली इतनी दूर का क्या दिखा रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है क्या?
अभी तो ठीक दिखा रहा था। क्या? ये भी चार्ट सही नहीं है। हाँ अब आया। ये देखिए, ये डेट आपको दिख रहा है, ये डेट कौन सा है? 3 फरवरी 2020। 3 फरवरी 2020 को कितना है निफ्टी फिफ्टी कितने पर था? वो देखिए 12,158। ध्यान दिख रहा, 12,158 पर था, ठीक ना। और फिर देखिए कोरोना का हंगामा हुआ, और कोरोना के दौर में 30 मार्च को कितने पर आ गया? 8,048। यानी कि 12,000 से 8,000, यानी कि 40% गया, ठीक ना। मैं उस टाइम भी मार्केट में था। और फिर उसके बाद देखिए राइज, 8,000 से बढ़कर ये कहां जाकर रुका? सीधे सीधे जाकर रुका है कहां? 18,000 पे, ठीक ना। तो मैंने मार्केट में दोनों साइकिल देखा है। बिजनेस साइकिल चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ना, बूम बस्ट। अरे बताया था ना चैप्टर जब पढ़ा रहा था कि साइकिल्स में चलती है अर्थव्यवस्था, तो बूम आएगा, फिर बस्ट आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर रिकवरी होगी। तो मैंने दोनों तीनों चीजें, सब चीजें देख रखी, ठीक ना। बहुत ज्यादा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्या कि शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए शायद आपको समझा पा रहा हूँ, किताबी ज्ञान के बेसिस पर नहीं समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो मेरे पास खुद भी एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का, ठीक है। कहा गया? समता शेयर और वरीयता शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं इंग्लिश में इसको, प्रेफरेंशियल शेयर, समता शेयर एंड वरीयता शेयर। क्या होता है जरा बात को समझिएगा। किसी भी कंपनी में मेरे आपके जैसे जो आम निवेशक हैं, हम लोग जो स्टॉक एक्सचेंज से जो कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं ना, हम क्या कहलाते हैं? हम उस कंपनी के समता शेयर कहलाते हैं, समता शेयर धारक या इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। हमें क्या अधिकार होता है? हमें उस कंपनी में वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट। हमें उस कंपनी में वोट करने का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि जितना शेयर हमारे पास है उस कंपनी पर उतना मालिकाना हक तो है हमारा, वो हक तो हमारे पास से नहीं छीन सकता है कोई, जब तक हमारे पास शेयर है। तो इसीलिए उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी मीटिंग वगैरह होती है ना, कुछ भी होता है, तो आपके पास मैसेज आएगा। जैसे कि आप मेरे भी फोन में देखिएगा ना, आपको मेरे मैसेजेस में ज्यादातर टाइम तो यही भरा हुआ मिलेगा आपको, क्या कि फलां का वोटिंग है इतना टाइम पर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाके वोट करें या ना करें, अपने अधिकार का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं जनरली, ठीक ना। तो क्या है? वोटिंग राइट्स मिलते हैं आपको, यानी कि आपको वोट करने का अधिकार होता है, ठीक ना। आपको डिविडेंड मिल सकता है, लाभांश मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार मिलेगा ही मिलेगा। लाभांश बताया था ना, कंपनी का मैं हिस्सेदार हूं, तो यदि कंपनी लाभ कमा रही है तो उस लाभ का एक अंश मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। अरे कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो कुछ तो मुझे भी तो दोगी ना, क्योंकि मैं भी तो उसका मालिक हूं उतना। लेकिन हमेशा लाभांश नहीं मिलेगा। यदि कंपनी के बोर्ड ने यह तय किया है कि इस बार जो प्रॉफिट हुआ है ना, इस प्रॉफिट से हम एक नई फैक्ट्री लगा लेंगे, तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यदि बोर्ड मेंबर ने, सबने मिलके, ज्यादातर लोगों ने इस पक्ष में वोट किया कि डिविडेंड, लाभांश वितरित ना करो, ये जो एक्स्ट्रा पैसा कमाए हो ना, जो प्रॉफिट कमाए हो, इससे एक और फैक्ट्री बनाते हैं या कोई नया मशीन खरीद लेते हैं, ठीक ना, तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? यानी कि मेरे आपके जैसे जो आम निवेशक होते हैं ना, हम लोग क्या कहलाते हैं? हम लोग समता शेयर धारक कहलाते हैं, ठीक ना। लेकिन दूसरी तरफ जो वरीयता शेयर धारक होते हैं ना, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बड़े निवेशक होते हैं। ये सामान्यतः बड़े निवेशक होते हैं जो जो क्या करते हैं? बाजारी दर से ज्यादा दर पर जो है वो इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। बड़े निवेशक होते हैं जो बाजारी दर से ज्यादा पर शेयर खरीदते हैं। जैसे मान के चलिए शेयर का प्राइस मार्केट में 100 रुपया चल रहा है, तो ये 110 रुपया देकर शेयर खरीदते हैं, ठीक ना। अब जरा आपको लग रहा होगा क्या कि सर तो फिर ये मूर्ख होते हैं क्या? जब मार्केट में 100 रुपया में मिल रहा है तो फिर 110 रुपया देकर क्यों खरीदते हैं? 110 रुपया देकर ये इसलिए खरीदते हैं क्यों? क्योंकि इनको कंपनी ने ये वचन दे रखा होता है कि हम चाहे प्रॉफिट कमा पाए या ना कमा पाए, या बाकियों को हम डिविडेंड बांटे या ना बांटे, लेकिन आपको हम हर साल डिविडेंड देंगे ही देंगे। बात समझ में आया? तो इसीलिए इनको प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स कहा जाता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आया? एक तरह से मान के चल सकते हैं क्या कि एक तरह से वो कर्ज के रूप में मान के चलिए, लेकिन वो एक्चुअल में कर्ज नहीं है, वो क्या है? वो है शेयर के ही फॉर्म में। इनके पास शेयर है, ठीक, और इनको हर साल जो है वो एक निश्चित अमाउंट जो है वो डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। लेकिन क्या लिख लीजिएगा कि इनको लाभांश मिलेगा ही मिलेगा, लाभांश मिलेगा,
वरीयता शेयर होल्डर में लिख लीजिएगा, लाभांश मिलेगा, लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। लेकिन वरीयता शेयर धारकों के पास वरीयता शेयर धारकों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग अधिकार नहीं होता, ठीक ना। तो इसी कारण से इनको प्रेफरेंशियल बोला जाता है कि ये प्रेफर्ड है, बाकियों की तुलना में ये थोड़े से विशेष हैं, ठीक ना। वीआईपी वाले हो गए, वीआईपी कैटेगरी, ठीक ना। इनफैक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जब पढ़ाऊंगा ना, कि जब एक कंपनी का दिवालियापन वाला जो है प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो उस कंपनी की संपत्ति बेचकर जो है वो लोगों का जो है वो पैसा चुकाया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं उनका पैसा दिया जाता है, फिर उसके बाद जिन लोगों ने कर्ज दे रखा है, लोन दे रखा है इस कंपनी को, उनके पैसे वापस किए जाते हैं, ठीक ना। तो इस पूरे सिस्टम में सबसे लास्ट में आते हैं समता शेयर धारक। यदि पैसा बेचने के बाद अगर सबसे लास्ट में अगर पैसा बचता है ना, तब समता शेयर धारक का पैसा वापस होता है। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं वो इससे पहले आते हैं, यानी कि समता शेयर धारक से पहले वरीयता शेयर धारकों का पैसा वापस होगा, ठीक ना। वरीयता शेयर धारकों का पैसा पहले वापस होता है, समता शेयर धारकों का पैसा बाद में वापस होता है, ठीक ना। तो जैसे कि अभी बिग बाजार नीलामी के प्रोसेस में चल रही है ना, ठीक ना। तो बिग बाजार की संपत्ति बेचकर जो पैसा आएगा ना, तो उसमें सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉइज वगैरह का पैसा दिया जाएगा, फिर सरकार का पैसा वापस होगा, फिर उसके बाद जो है वो जिन लोगों ने कर्ज दे रखा है उन लोगों का पैसा वापस होगा, फिर उसके बाद वरीयता शेयर धारकों का पैसा अगर बचता है तब भी, तो फिर वरीयता शेयर धारकों का पैसा वापस होगा, और सबसे लास्ट में समता शेयर धारकों का पैसा वापस होता है। तो नहीं मिलेगा, हिस्सेदार थे ना आप। हिस्सेदारी का क्या मतलब है कि अगर कंपनी डूबी तो आप भी डूबे ना, ठीक ना। तो यहाँ पर वो नहीं चलता है ना, यही तो मैंने बताया था कि हिस्सेदारी का मतलब ही होता है कि सुख दुख दोनों के साथी। ऐसा नहीं चलेगा कि सुख के साथी दुख में न कोई, ऐसा नहीं। शेयर धारक होने का मतलब है कि सुख और दुख दोनों में साथी हो, कि जब लाभ कमा रही है तो आपको लाभांश मिल रहा है, तो जब कंपनी डूब रही है तो आप भी डूबिएगा ना। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। समता और वरीयता शेयर धारक। एक और टर्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को हम लोग रोकेंगे। एक अगला टर्म जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इस पर क्वेश्चन आने की भी संभावना बनती है, वो क्या है? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर किनको कहा जाता है? एंजल इन्वेस्टर ऐसे निजी निवेशक होते हैं, एंजल इन्वेस्टर ऐसे निजी निवेशक होते हैं, ऐसे निजी निवेशक होते हैं जो इंडिविजुअली, जो व्यक्तिगत रूप से एक कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं, एक कंपनी को पैसा देते हैं, मान के चलिए लिस्टिंग से बहुत पहले पैसा देते हैं जब वो कंपनी पैदा हो रही होती है या जब एकदम बिल्कुल अपने इनिशियल फेज में हो, ठीक ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एंजल। एंजल का मतलब क्या होता है? एंजल का मतलब होता है देवदूत। तो ये ऐसी कंपनियों के लिए देवदूत की तरह है, ठीक ना। आज ये कंपनी बहुत छोटी है, इस कंपनी के को कोई नहीं जानता है। बैंक भी जो है बैंक के पास जाते हैं बताने के लिए क्या कि हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, बैंकर भी जो है वो आंख फाड़ कर देखता है, तो बोलता है चल, ठीक ना। तो वैसा वाला मतलब बैंक भी लोन नहीं दे रहा है, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ये देवदूत है, इसीलिए टर्म है एंजल, ठीक ना। ये कंपनी में ऐसे कंपनियों में पैसा लगा रहे होते हैं जो बहुत ही छोटे हैं, ठीक ना। शेयर मार्केट पर लिस्टिंग वगैरह तो बहुत दूर की बात है, अभी बहुत छोटे हैं, बिल्कुल पैदा ही हुए हैं। तो ऐसे समय में जो निवेशक इनमें निवेश करते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। पहली बात समझ में आ गया कि एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, ये सामान्यतः प्रोमोटर की छवि को देखकर पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के बारे में तो अभी पैदा ही हुआ है, बिजनेस के बारे में तो उनको पता ही नहीं है क्या कि ये क्या बिजनेस करेगी, कैसे करेगी, क्या है, उतना तो क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रमोटर ठीक है, मुझे भरोसा है क्या कि ये संभाल लेगा बिजनेस, ठीक ना। तो ये बिजनेस से ज्यादा प्रमोटर की छवि या फिर जो मालिक जो है उसकी छवि को देखकर पैसा लगाते हैं, ठीक ना।
ऐसे इन्वेस्टर को कहा जाता है एंजल इन्वेस्टर। स्टार्टिंग में जो पैसा देते हैं बदले में क्या होगा कि मान के चलिए अभी मैंने कंपनी स्टार्ट की, मेरे को आप जैसा एक एंजल इन्वेस्टर मिला, मैंने आपको बोला क्या कि अभी मुझे जो है वो 5 लाख दे दो, मैं आपको अपनी कंपनी में 5% शेयर दे दूंगा। लेकिन आज मैं 5 लाख में आपको 5% शेयर दे रहा हूं, मतलब आप समझ रहे हैं भविष्य में हो सकता है मेरी कंपनी कईयों अरबों करोड़ों की हो गई, अब आपका वो 5% बढ़ के कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसों को एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा जो टर्म इसी से रिलेटेड है वो क्या है, वो है वेंचर कैपिटलिस्ट। इसको ऐसे ही लिखिएगा एंजल निवेशक, हिंदी में भी ऐसे ही लिखिएगा एंजल निवेशक। दूसरा टर्म जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट, इसको भी ऐसे ही लिखिएगा वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि ये अपना पैसा नहीं लगाते हैं। एंजल इन्वेस्टर जो था वो अपना पैसा लगा रहा था, जैसे कोई बड़ा आदमी है, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने क्या किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे जस्ट डायल आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट डायल का नाम तो सुना ही होगा ना, जेडी। वो एक इनोवेटिव कंपनी है जो क्या करती है कि वो इंफॉर्मेशन देती है आपको हर जगह के बारे में। तो उसमें अमिताभ बच्चन जो है वो एक एंजल निवेशक था। बात समझ में आया? और उसका ऐड भी करता था स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा, ठीक ना। तो इस तरह से होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। क्या होते हैं कि ये खुद अपना पैसा नहीं लगाते हैं, ये क्या करते हैं एक फंड बनाएंगे जिसमें बहुत सारे लोगों से पैसा जुटाएंगे, बहुत सारे लोगों से, सबसे मान के चलिए 100 रुपया 500 रुपया ऐसे करके जो है वो एक फंड बना के तैयार करेंगे। और ये फंड क्या करेगा, कोई एक इसका मैनेजर होगा, और ये फंड मैनेजर क्या करेगा, किसी बिजनेस में जो स्टार्टिंग फेज में हो, जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हो, उसमें क्या करेगा, पैसा लगाएगा, ठीक ना। अभी बहुत छोटा है, लेकिन हाँ इसकी संभावना है कि ये भविष्य में बहुत बड़ा बन सकता है। अब जरा सोच के देखिए, मेरे आपके पास इतनी समझ नहीं है ना, लेकिन अब जरा सोच के देखिए, यहाँ जो मैनेजर होगा उसको बिजनेस वगैरह का ठीक ठाक समझ होगा, ठीक ना, उसके पास अनुभव होगा, उसकी पारखी नजर होगी, तो वो अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होने वाला है, कौन सा नहीं। मान के चलिए अरे 10 बिजनेस में इसने पैसा लगाया, तो 10 में से 5 डूब भी गए, लेकिन 5 ने अगर मान के चलिए कई 100 गुना रिटर्न दे दिया, तो फायदा ही फायदा है ना। तो इनको कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। बात समझ में आया? तो ऐसे फंड हाउसेस को कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, जो एक बिजनेस के स्टार्टिंग में उसमें पैसा लगाते हैं। ये अपना पैसा नहीं लगाते हैं, ये फंड के रूप में जमा करके पैसा लगाते हैं, ठीक ना। जैसे बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट भी खुद को लिस्ट करवा लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, भारत में आपको दिखाऊं एक वेंचर कैपिटलिस्ट, इन्फो एज, ठीक ना, इन्फो एज। एक खुलेगा ही नहीं, इसके लिए लॉगिन मांगेगा। इन्फो एज मैं बता देता हूं, वैसे ही सुन लीजिए। इन्फो एज ये एक कंपनी है जो खुद भी लिस्टेड है, ठीक है ना, जो खुद भी लिस्टेड है। पर ये क्या करती है, इस कंपनी के अंतर्गत, ये देखिए इसने कई सारी कंपनियों में पैसा लगा रखा है, देख रहे हैं। इन्फो एज इज ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी विद अ पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। इसके पास कौन कौन से ब्रांड है, देखिए Naukri.com, आपको नौकरी चाहिए तो आप इसी वेबसाइट पर आकर सर्च कीजिए। 99acre.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, पॉलिसी बाजार भी इसी का था। समझ में आ रहा? तो ये देख रहे हैं, ये सब कंपनियां जब छोटे छोटे सिस्टम में थी तो इनमें इसने पैसा लगाया। आज जब वो कंपनियां बड़ी हो गई तो जब उसकी लिस्टिंग हुई तो इसको भी फायदा होता, ठीक ना। जैसे पॉलिसी बाजार का जब आईपीओ आया ना, पॉलिसी बाजार, तो पॉलिसी बाजार के शेयर्स बिके ओपन मार्केट में, तो इसके भी शेयर्स बिके। पीबी फिनटेक यही है पॉलिसी बाजार, ठीक ना। अरे जो आपको पॉलिसी बेचते रहते पूरे दिन फोन करके कि सर ये वाला इंश्योरेंस ले लीजिए, पॉलिसी बाजार ही है, ठीक ना। तो क्या हुआ, इसमें मान के चलिए पॉलिसी बाजार छोटा था, तब इसने इसको मदद किया, बदले में जो है उसको उस टाइम जो है वो सस्ते दामों पर इसको कुछ शेयर्स मिल गए। और फिर जब बाद में ये जब बड़ी कंपनी बनी तो फिर अब शेयर बिकेंगे तो उसको भी तो फायदा होगा ना। बात समझ में आया? तो ये होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल निवेशक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो निवेशक पर भरोसा करते हैं। वो किस पर भरोसा करते हैं, प्रमोटर पर, उस कंपनी के मालिक पर भरोसा करते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो बिजनेस की प्रकृति पर भरोसा करते हैं कि बिजनेस कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस है क्या, क्या इसमें प्रॉफिट, क्या संभावना है, भविष्य में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट क्या है, ये इस पर बेट करते हैं। अब दोनों टर्म में अंतर समझ में आया, एंजल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट। अब तो अंतर समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यही रोकते हैं। अभी शेयर मार्केट में जो है वो हमें बहुत सारी चीजें और भी पढ़नी है, धीरे धीरे हम ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, एक एक टर्म क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं कि इन टर्म्स के बारे में अगर आपको पता नहीं रहेगा ना तो आपको न्यूज़पेपर नहीं समझ में आएगा। न्यूज़पेपर में जो बिजनेस वाला कॉलम होता है ना,
वो पेज ही नहीं समझ में आएगा, आपको मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि यहाँ मतलब क्या था। डेली निफ्टी देख रहे थे, जब तक आपको निफ्टी 50 पता ही नहीं होगा कि निफ्टी 50 है क्या, कोई ऐसा दिन का न्यूज नहीं होता है जिस दिन निफ्टी 50 के बारे में चर्चा नहीं होती है, सेंसेक्स के बारे में चर्चा नहीं होती है, चाहे आप AIR न्यूज ही क्यों ना सुन रहे हो। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि कम से कम निफ्टी 50, अब जब आप सुनिएगा तो आपको पता तो चलेगा अच्छा निफ्टी 50 बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि इंडियन शेयर मार्केट बढ़ रहा है, ठीक ना। और शेयर मार्केट के बढ़ने घटने का देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है, देश की जीडी पर भी प्रभाव पड़ता है, और देश की अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आया? ठीक, तो अभी वो तो जब फिस्कल सिस्टम में पढ़ाऊंगा, बाकी चैप्टर्स तो उस टाइम बताऊंगा, इन सब का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आपको बताऊंगा कि इससे विदेशी निवेश पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट केवल कमाने से ही रिलेटेड नहीं है, इसको अर्थव्यवस्था को समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इससे जाके देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, ठीक, मेंस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं और पीटी में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऐसे ही रिवाइज करते रहिएगा, जो जो टॉपिक्स आपके पीछे छूटते हैं आप जो है वो पीछे से भी रिवाइज करते चलिएगा। तो कोई नहीं, आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक ना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।